हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है हमारा यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का यूनिट 5, जो कि मैंने कलेक्ट किया है इग्नू का जो कंटेंट है उसके बेस पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको आज पता चलेगा सिविल सोसाइटी, बाउंड्रीज क्या होती है, नेशन स्टेट क्या होता है, काफ़ी न्यू सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड वीडियो पसंद है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो नेशन स्टेट दो वर्ड से बना है, आपको दिखाई दे रहा है नेशन एंड स्टेट। तो नेशन स्टेट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज स्टेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। नॉर्मली स्टेट का मतलब लगाया जाता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पॉपुलेशन हुई, गवर्नमेंट हुई और ये सारी चीज़ें हुई तो उसको बोला जाता है स्टेट। और जो एक सामान्य अर्थ होता है उसमें स्टेट, नेशन, कंट्री, इन तीनों चीज़ों को एक ही मान लिया जाता है। बट ये जो तीनों वर्ड्स हैं, स्टेट आपका हो गया, आपका नेशन हो गया, आपका कंट्री हो गया, ये तीनों में बहुत ही डिफरेंस है, माइनर सा, ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो मार्क्स ने उसको जोड़ दिया पूंजीपति और जो सर्वहारा वर्ग है उससे। और मार्क्स ने कहा कि राज्य एक तरीके से शोषण करने का मीडियम है। जो पूंजीपति लोग होते हैं उन्होंने ही राज्य का निर्माण किया है और राज्य की सहायता से ही पूंजीपति लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो इससे कोरिलेट कर दिया स्टेट को कि जो राज्य है वो शोषण करने की एक संस्था है, शोषण करने का एक माध्यम है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो मार्क्स हैं ये राज्य को, धर्म को, इन सभी संस्थाओं को शोषण करने का माध्यम मानते हैं। इनका मानना है कि इन्हीं के द्वारा जो पूंजीपति लोग हैं वो अपना आधिपत्य बनाए रखते हैं मजदूरों पे। तो इन्होंने इसको शोषण की संस्था माना। अगर हम अकॉर्डिंग टू वेबर देखें तो जो वेबर थे ये नीत्शे की विचारधारा से प्रभावित थे। नीत्शे ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति एक समुदाय में जिसके पास बहुत सारी शक्ति होती है वो अपना अधिकार जमा सकता है, ठीक है। तो उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने भी बोला कि राज्य क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसमें शक्ति या भौतिक बल के वैध प्रयोग का एकाधिकार मिलना ही राज्य है। मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब आपको एक पावर दे दी जाती है कि आप इसका यूज कर सकते हो, वो भी पूरे वैध तरीके से, उसको आप कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता है, सभी को आपकी पावर को मानना होगा, उसका एकाधिकार ही राज्य माना वेबर ने। तो ये नीत्शे की विचारधारा से प्रभावित थे, उनकी अवधारणा से प्रभावित होकर के इन्होंने ये परिभाषा दी। नेक्स्ट आपके आते हैं थिंकर दुर्खिम। तो दुर्खिम के अकॉर्डिंग राज्य क्या है, तो दुर्खिम ने कहा कि जो राज्य है ये सामाजिक विचारों का अनुभाग है। क्योंकि दुर्खिम ने हर चीज को सोशल फैक्ट से जोड़ दिया, सोशल फैक्ट में ही इन्होंने पूरी सोसाइटी बताई। तो सोशल फैक्ट विचारों से मिलकर के बने, तो सोशल फैक्ट से जोड़ करके इन्होंने कहा कि राज्य सामाजिक विचारों का अनुभाग है। राज्य का मेन कार्य होता है सामाजिक क्रिया में नैतिकता को बनाए रखना, और जो सोसाइटी में कभी कभी नियमहीनता आ जाती है उस अवस्था को रोकने के लिए राज्य का निर्माण किया गया। जो आपके दुर्खिम है, जो कॉम्ट है, इन लोगों ने पूरी सोसाइटी का बेस ही बताया कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना। जैसे कि आपके कॉम्ट थे, वो उन्होंने भी इसीलिए सोशियोलॉजी का अध्ययन एक शास्त्र के रूप में किया कि एक ऐसा शास्त्र जो कि समाज में व्यवस्था बनाए रखे, सोसाइटी में नियमों को बनाए रखे। तो उसी चीज को फॉलो किया दुर्खिम ने। इन्होंने भी कहा कि राज्य एक ऐसी संस्था, एक ऐसी समिति है जो कि विचारों का एक भाग है, विचारों से मिलकर के बना है। एक विचार नहीं, सामूहिक विचार होते हैं वो, और इन विचारों के द्वारा ही व्यक्ति की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। कुछ बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, कुछ नियम बना दिए जाते हैं नैतिकता के आधार पर, और फिर व्यक्ति में नियमहीनता नहीं आने पाती है। जो एक विसंगति, जो एनॉमी की जो सिचुएशन होती है वो नहीं आने पाती है, उस चीज को रोकता है आपका राज्य। एक तरीके से सामाजिक नियंत्रण का माध्यम माना दुर्खिम ने। तो दुर्खिम के अकॉर्डिंग राज्य अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि ये नियमहीनता को रोकता है, समाज में नैतिकता बनाए रखता है। मार्क्स ने इसको शक्ति का प्रयोग बता दिया कि थोड़ा एक तरीके से वर्चस्व स्थापित करना, और मतलब एक तरीके से कि शोषण करने का
माध्यम बता दिया कि किस तरीके से पूंजीपति लोग अपना आधिपत्य बनाए रखते हैं। वहीं पे आपके जो वेबर है, इन्होंने बता दिया कि एकाधिकार में जब शक्ति का आप यूज करते हो, सारा सारा आप ही हो, सर्वे सर्वा जिसको बोलते हैं, ऑल इन वन, एक ही पर्सन, देन वो एक चीज हो गई राज्य। ठीक है, तो राज्य के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, कौन कौन से हैं वो? एक तो होता है आपका एक निश्चित भूभाग होना, दूसरा होता है कि एक निश्चित जनसंख्या होना, तीसरी होती है कि उस राज्य में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, फोर्थ होता है कि उस राज्य में संप्रभुता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है संप्रभुता, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है कि वो राज्य अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है या नहीं, मतलब अपने राज्य के भीतर जो उसके आंतरिक मामले होते हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दूसरा देश, कोई भी दूसरी कंट्री उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है और वो आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। दैट इज संप्रभुता। ठीक है, सॉवरेनिटी। राज्य के प्रकार तो दो टाइप होते हैं स्टेट के, एक तो आपका होता है लोकतांत्रिक, दूसरा होता है अधिनायकत्ववादी। लोकतांत्रिक जहाँ पे प्रजा के द्वारा शासन होता है, जैसे कि अपना इंडिया है, यहाँ पे हम लोग इलेक्टेड करते हैं पीपल्स को, और हमारे चुने हुए जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो ही गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो एक तरीके से हम ही लोगों के हाथ में सत्ता होती है, बहुत सारे लोगों के हाथ में सत्ता होती है, वो जब चाहें तो वो गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। अधिनायकत्ववादी क्या होता है? इसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ होता है, सारी की सारी जो गवर्नमेंट है वो एक ही पर्सन के हाथ में होती है। जैसे आपका चाइना है, रसिया है, बेसिकली यहाँ पे अधिनायकत्ववादी चीजें हो रही हैं। जैसे पहले जर्मनी में आपका था, आपके इटली में था, तो इस तरीके से वहां पे ये चीजें हैं। नेक्स्ट थिंग अब हम देखते हैं कि कंट्री क्या है। स्टेट समझ में आ गया ना कि स्टेट क्या है, तो अब समझते हैं कि कंट्री क्या होता है। स्टेट एंड कंट्री को सब एक ही समझते हैं, बट स्टेट एंड कंट्री में डिफरेंस है। कंट्री को आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होता है और इसके लोग होते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र है, और फिर इसमें रहने वाली जनसंख्या, इस दोनों को आप मिला दो तो ये कंट्री कहलाता है। मतलब ये एक तरीके की भौगोलिक अवधारणा है और सामाजिक अवधारणा है, इसको मिला करके आप बोल सकते हो ये कंट्री है। जैसे कि हमारा जो भारत देश है, तो भारत एक तरीके से हमारा अभी हमने बोला कि भारत देश, तो ये देश हो गया। ठीक है, अगर हम राज्य की बात करें तो वहां पे गवर्नमेंट और इन सब चीजों को मिला दिया तो वो एक तरीके से राज्य हो गया। देन फिर आता है हमारा राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है कि एक विशालतम समुदाय हो लोगों का, जिनकी जो कल्चर है, जिनका जो रिलीजन है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी एथनिसिटी है और उनका जो हिस्ट्री है वो सारा का सारा सेम हो। उनका जो प्राचीन इतिहास है वो एक ही तरीके से बिलोंग करते हों, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उनमें वी फीलिंग हो, उनमें एकता की भावना हो, हम की भावना हो प्लस एकता की भावना होनी चाहिए उनमें, तब उसको हम बोलते हैं कि वो नेशन है। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे अंदर आ गया कि हमारा भारत देश, तो उसमें आ गई वी फीलिंग कि हमारा भारत देश मीन्स कि हम लोग मानते हैं कि हम सब एक है, हमारा एक निश्चित इतिहास है और उसकी एक हमारी निश्चित भारतीय संस्कृति है, उसकी संस्थाएं हैं, तो ये सारा का सारा चीजें हैं, तो उसमें आ गई हमारी यूनिटी वी फीलिंग, तो ये हो गया हमारा नेशन। ठीक, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। अब तीनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे? तो राज्य मुख्यतः एक समिति है, देश यानी कंट्री एक समुदाय है और राष्ट्र एक संस्था का प्रतीक है। संस्था कैसे है? क्योंकि राष्ट्र नियमों और कार्य प्रणालियों यानी कि वी फीलिंग की चीज है, वो एक फीलिंग है। राष्ट्र एक तरीके की फीलिंग है। जो राज्य है ये निर्मित है कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए, उसका गठन किया गया, उसमें गवर्नमेंट वगैरह को बनाया गया, तो राज्य एक समिति है। अब देश समुदाय कैसे है? क्योंकि देश का भाग आप अनिवार्यता होते ही होते हो, उसका निश्चित क्षेत्र होता है और उसका विशालतम उद्देश्य होते हैं, उसके स्थायीपन उसमें बहुत अधिक होता है। तो देश एक समुदाय है, राज्य समिति है और राष्ट्र संस्था है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच का डिफरेंस। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि भारत, तो भारत एक तरीके की
भारत सरकार, ठीक है, तो ये समिति का प्रतीक हो गया भारत, ठीक है। हमारा देश क्या हो गया, अभी बोलते हैं कि इंडिया, देन वो हमारा देश के रूप में, अगर भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखें तो वो हो गई इंडिया, हमारा समुदाय। देन फिर अगर हम कहते हैं कि हमारा देश, दैट वहां पे वी फीलिंग आ गई, तो वो हो गया हमारा संस्था यानी कि राष्ट्र, ठीक है। अब समझते हैं कि व्हाट इज नेशन स्टेट, क्योंकि अब ये तीनों चीजें समझ आ गई तो समझते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो नेशन स्टेट 3 चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो आपका सोशल, कल्चरल, फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इन तीनों को अगर आप मिला दोगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो सीमाएं हैं, इन तीनों को मिला दोगे, तब आपका बनता है नेशन स्टेट। मतलब कि इसमें आपके पीपल्स होते हैं, उनमें वी फीलिंग होती है, उनमें एक सेम कल्चर होता है, प्लस उनकी एक गवर्नमेंट होती है। तो ये सारा का सारा मिक्सअप जब आप मिलाओगे इन सारी चीजों को, तब उसको कह सकते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की डेफिनेशन दी है रोजर ब्रूबर्ग ने। नेशन स्टेट इज द स्टेट ऑफ एंड फॉर पर्टिकुलर नेशन। क्या है ये? स्टेट ऑफ एंड फॉर पर्टिकुलर नेशन, एक निश्चित राष्ट्र के लिए उसी का राष्ट्र प्लस उसी का समुदाय, सारी चीजें मिक्सअप होंगी, तभी उसको कहेंगे हम नेशन स्टेट। विशिष्टताएं क्या होती हैं नेशन स्टेट की? तो सबसे पहली चीज है कि उसमें एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री होनी चाहिए, निश्चित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। फिर उस पे एक निश्चित गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ही गवर्नमेंट। ये नहीं है कि यहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है, वहां पे दूसरी गवर्नमेंट है, तो एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पूरे राष्ट्र पे शासन करती हो, एक ही गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसमें संप्रभुता होनी चाहिए कि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र हो डिसीजन लेने के लिए। इसके बाद उसमें शेयर्ड नेशनलिटी होनी चाहिए, साझा राष्ट्रीयता होनी चाहिए। ये नहीं है कि दोहरी नागरिकता हो, यहाँ पे राज्य की अलग है, केंद्र की अलग है, तो एक ही नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेम एथनिसिटी होनी चाहिए, समान नरजातीयता, मीन्स की समान कल्चर हो, समान तरीके से उसका इतिहास हो, सेम भाषा, सेम धर्म, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें वी फीलिंग होनी चाहिए, उसके जो लोग हैं उनमें वी फीलिंग होनी चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी विशेषताएं हैं तो उसको हम नेशन स्टेट कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं नेशन स्टेट के, जैसे आपका फ्रांस है, आपका जर्मनी है, आपका जापान है, तो ये सारे के सारे नेशन स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या हमारा इंडिया नेशन स्टेट है? ये काफी विवादास्पद प्रश्न है, आप लोग इस पे डिबेट कर सकते हो कि क्या हमारा भारत एक नेशन स्टेट है। आई थिंक नहीं है। क्यों नहीं है? भारत को हम स्टेट नेशन तो बोल सकते हैं बट नेशन स्टेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है और जो यहाँ की एथनिसिटी है वो एक ही नहीं है। आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको अगर हम आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी के रूप में देखें तो उसकी एक आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी है, तो इस तरीके से उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में सेम एथनिसिटी नहीं है, लोग अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग जातियों से हैं, अलग अलग स्थानों से हैं, प्लस उनमें उतनी ज्यादा वी फीलिंग्स नहीं है। और सबसे चीज क्या है कि वहां पे एक तो केंद्र सरकार एक तो है, लेकिन सभी की अलग अलग राज्य सरकारें हैं, सभी की अलग अलग क्षेत्रीयताएं भी, यहाँ पे विविधताएं भी है। तो इसको हम स्टेट नेशन कह सकते हैं, नेशन स्टेट नहीं कह सकते। वैसे ये विवादास्पद प्रश्न है, आप इस पे डिबेट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्रीज। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा अपनी लाइफ में कि आपको बोला जाता है कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको यहाँ नहीं जाना, ये हमारे लोग हैं, वो पराये लोग हैं, और हमारी ये सीमाएं होनी चाहिए, हमें अपनी सीमाओं को कभी नहीं लागना चाहिए, हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए। तो ये सब जो वर्ड आते हैं, सीमाएं, हमारी बाउंड्रीज, तो क्या होती है ये बाउंड्रीज, ये समझते हैं। तो बाउंड्रीज एक तरीके की निर्धारक होती हैं। निर्धारक कैसे? ये बताती है कि हमें सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सामाजिक राजनैतिक रूप से लोगों को एक बंधन में बांध देती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं, उनको नियंत्रित करती हैं। तो ये हमारे एक्ट को निर्धारित करती हैं। अब देखते हैं
कितने प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं। जब इसको हम समझेंगे तो ये टॉपिक जो बाउंड्रीज है ये ज्यादा क्लियर होगा। कितने प्रकार की बाउंड्रीज होती हैं, तो मुख्यतः जो बाउंड्रीज होती हैं, जो सरहदें होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है आपका भौतिक, दूसरा होता है नैतिक, यानी कि फिजिकल एंड मॉरल। फिजिकल में कौन कौन सी चीजें आती है, तो फिजिकल में आपके आती हैं, फिजिकल के भी 2 पार्ट हैं। एक आपका होता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, सेकेंड आपका होता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होती हैं, समझ लीजिए। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में इसमें जैसे कि प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित की गई हैं, जैसे कि कहीं पे मैदानी भाग दे दिया गया, कहीं पे पठार दे दिए गए, कहीं पे पहाड़ दे दिए गए। तो इस तरीके से प्रकृति अलग अलग तरीके से लोगों को डिवाइड करती है। जैसे कि हमारा भारत गर्म देश माना जाता है, कहीं पे आप बहुत चले जाओगे तो उधर बहुत बर्फ पड़ती है। तो इस तरीके से प्रकृति ने जो चीजें निर्धारित की हैं वो हो गया जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आपका आ जाएगा जो राजनीतिक रूप से निर्धारित की जाती हैं, जो सीमाएं डिसाइड की जाती हैं। जैसे कि ये हमारा भारत की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा है, ये चाइना की सीमा है। इस तरीके से जो निर्धारित की जाती हैं वो होती है पॉलिटिकल बाउंड्री। जैसे कि आपका भारत और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। एंड जो आपका चाइना और इंडिया का आपका जो सीमा है उसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक। तो ये होती है 2 तरीके की। नेक्स्ट है आपका मॉरल तरीके से जो बाउंड्रीज होती है। तो नैतिक बाउंड्रीज कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे कि हमारे जो व्यक्तिगत रूप से हम लोग जो खुद को नियंत्रित करते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है, जो हम नीतियां खुद से बना लेते हैं, हमारे जो मूल्य होते हैं और हमारे जो प्रतिमान वो जिस तरीके से हमको नियंत्रित करते हैं, हम खुद से जिस तरीके से खुद को नियंत्रित करते हैं, तो वो हमारे हो जाती है इंडिविजुअल बाउंड्रीज। सोशल जो हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है, जैसे कि आपको किस जाति में विवाह करना है, किस जाति में खानपान रखना है, किस जाति में छुआछूत की भावना होनी चाहिए, ऊंच नीच का हायरार्की, संस्तरण, ये सारी की सारी बाउंड्रीज हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। तो ये आती है हमारी सोशल बाउंड्रीज के अंतर्गत। फिर आपका है सिंबॉलिक बाउंड्रीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंबॉलिक बाउंड्रीज क्या होती हैं, तो इसको समझते हैं। ये जो सिंबॉलिक बाउंड्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपके दिया था दुर्खिम ने, इसको वहीं से इन्हीं से लिया जाता है। सिंबॉलिक बाउंड्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ये सोशल थियरी इन्होंने दी थी, वहीं पे इन्होंने दिया था सिंबॉलिक बाउंड्रीज। तो क्या होती हैं ये, एक तरीके के कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन होती हैं जो कि लोगों को पारस्परिक समानता और असमानता के आधार पर समूहों में डिवाइड करती हैं। जैसे कि हमने डिवाइड कर दिया कि ये हम वाले अंतः समूह और वे वाले यानी दे वाली फीलिंग वाले वाह्य समूह। तो जिनमें समानता होती है वो हमारे अंतः समूह हो जाते हैं, जिनमें असमानता होती है वो हमारे वाह्य समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। तो एक तरीके के कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन जो कि लोगों को डिवाइड करता है समानता और असमानता के आधार पर समूहों में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या दी है, इसकी डेफिनेशन दी है, इसको किस तरीके से डिवाइड किया है, तो दुर्खिम ने इसको डिवाइड किया सेक्रेड और प्रोफेन के रूप में। इन्होंने बताया कुछ चीजें होती हैं पवित्र और कुछ चीजें होती हैं अपवित्र। जो पवित्र होती हैं जैसे कि आपकी संस्कृति आ गई, जैसे फिर अपवित्र में आपकी सभ्यता, यानी कि इसमें टैबू वाली चीजें जो निषेध है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे जो भी समाज मना करता है, जो टैबू वाली चीजें होती हैं वो सारी की सारी अपवित्र में आ जाती हैं। जो हमें करना होता है वो सारी की सारी सैक्रेड यानी कि पवित्र में आ जाती हैं, ठीक है। इसको टोटम इन्होंने बोला और प्रोफेन को इन्होंने बोला टैबू। तो दुर्खिम ने सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में डिवाइड किया सिंबॉलिक बाउंड्रीज को। ये भी सोशल डिस्टिंक्शन टाइप के हो गया, ये लोगों को कंट्रोल करता है, ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ठीक है। मैरी डगलस ने इसको डिवाइड कर दिया निजी और सार्वजनिक जीवन के एक्सपीरियंस में। किस तरीके से लोग निजी और सार्वजनिक जीवन में बैलेंस बना करके रखते हैं, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें इन्होंने सिंबॉलिक बाउंड्रीज को डिवाइड करा, इसमें इन्होंने इस चीज का वर्णन करा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सिविल सोसाइटी। क्या होता सिविल सोसाइटी? एक ऐसा समाज जो कि राज्य से परे होता है, राज्य से हट करके जो कि लोगों के लिए कार्य करता है, लोगों की भलाई के लिए, जो सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करता है। वो राजनीतिक नहीं होता है और उसमें कोई
लाभकारी चीजें भी नहीं मिलती हैं, पूरा सार्वजनिक लाभ के लिए जो कार्य करता है वो होता है सिविल सोसाइटी, यानी कि नागरिक समाज। ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया? तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रारंभ हुआ अरस्तु से। अरस्तु ने अपनी बुक में बताया कि एक ऐसा राजनीतिक समुदाय होता है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति समान नियमों से बंधा रहता है, और इसको उन्होंने नाम दे दिया नागरिक समाज। मतलब कि एक ऐसी पॉलिटिकल सोसाइटी, उन्होंने एक तरीके से सिविल सोसाइटी को पॉलिटिकल सोसाइटी बताया, और ऐसी पॉलिटिकल सोसाइटी जहां पे कुछ रूल होंगे जो कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी व्यक्तियों पे लगेंगे, वो रूल सभी व्यक्तियों पे लगेंगे, वो लॉ के द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है, तो एक तरीके की पॉलिटिकल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को अरस्तु ने बताया एक पॉलिटिकल सोसाइटी। देन फिर आप क्या आ जाते हैं, हीगल। हीगल ने अरस्तु के जो विचार है इनका थोड़ा सा विरोध किया। हीगल ने क्या कहा कि पॉलिटिकल सोसाइटी और पॉलिटिकल स्टेट दोनों में बहुत डिफरेंस है। पॉलिटिकल सोसाइटी अलग हो जाती है और पॉलिटिकल स्टेट अलग हो जाती है। अरस्तु ने दोनों को एक ही चीज बताया कि जो राजनीतिक समाज है और जो राजनीतिक राज्य है ये एक ही है, लेकिन हीगल ने कहा कि ये दोनों चीजें अलग हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सिस्टम ऑफ नीड्स, इसको इन्होंने कहा कि रियल्म, ये एक वास्तविकता है। सिस्टम ऑफ नीड्स ये क्या होती हैं? तो इन्होंने बताया कि जो नागरिक समाज है ये पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है जो कि नेशन स्टेट के अपोज्ड कार्य करता है। नेशन स्टेट यानी कि जो राज्य होता है जिसमें विफीलिंग होती है, जो कि लोगों को कंट्रोल करता है, उसके अपोजिट कार्य करता है, एक ऐसी सोसाइटी होती है, और ये पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है। अरस्तु ने बताया था कि ये पॉलिटिकल संगठन है, लेकिन हीगल ने कहा कि ये पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है जो कि स्टेट नेशन के अपोज्ड कार्य करता है। फिर इसी चीज को फॉलो किया आपके मार्क्स ने, हीगल के विचारों को आगे बढ़ाया। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि जो हमारा पुराना राजनीतिक सिस्टम है अब नए बुर्जुआ वर्ग के नियंत्रण में आ गया है। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, एक ऑटोनॉमस रियल्म आया। इसको इन्होंने बताया कि यही है सिविल सोसाइटी। मतलब कि जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पूंजीपति अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो एक ऑटोनॉमस रियलिटी, एक ऑटोनॉमस सोसाइटी आती है जो कि सिविल सोसाइटी है, जो कि फिर किसके लिए कार्य करती है? सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए। ठीक है, ग्रामसी ने इसको बताया कि सिविल सोसाइटी एक व्हीकल है बुर्जुआ वर्ग के हेजीमनी के संरक्षण के लिए। तो इसको इन्होंने मार्क्स के क्रिटिसिज्म में बताया कि मार्क्स ने जैसे बताया कि ये बुर्जुआ वर्ग के अपोजिट जाता है। मतलब कि मार्क्स ने क्या कहा कि जो सिविल सोसाइटी है बुर्जुआ वर्ग के विरोध में होती है, लेकिन ग्रामसी ने कहा कि सिविल सोसाइटी बुर्जुआ वर्ग के संरक्षण का ही माध्यम है। सिविल सोसाइटी व्हीकल है बुर्जुआ वर्ग की हेजीमनी का, उनके प्राधान्य का। हेजीमनी क्या होता है? वो अपनी संस्कृति वगैरह को जब दूसरों पे थोपते हैं, उनको लादने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज, तो ये इनका व्हीकल है बुर्जुआ वर्ग की हेजीमनी के संरक्षण का। तो इस तरीके से इन्होंने मार्क्स के अपोजिट जाकर के कहा कि ये बुर्जुआ वर्ग के ही समर्थन में होती है सिविल सोसाइटी, उनके अगेंस्ट नहीं होती है। जैसे मार्क्स ने कहा कि सिविल सोसाइटी बुर्जुआ के विरोध में होती है, लेकिन ग्रामसी ने कहा कि यह बुर्जुआ वर्ग के विरोध में नहीं होती है, उन्हीं के हेजीमनी का संरक्षण है ये एक तरीके का। फिर आप क्या आ जाते हैं, हैबरमास। अब हैबरमास ने हर चीज को चूंकि पब्लिक स्फेयर से जोड़ा, तो इन्होंने सिविल सोसाइटी को भी पब्लिक स्फेयर से जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि जो सिविल सोसाइटी है ये एक तरीके की कमोडिटी एक्सचेंज और सोशल लेबर का एक भाग है। ये सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, पब्लिक स्फेयर से ही रिलेटेड है और ये सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। तो इसको इन्होंने कमोडिटी एक्सचेंज और सोशल लेबर का एक पार्ट माना। ठीक है, मॉडर्न अगर सोशलिस्ट की बात करें तो फिर उसमें आप क्या आते हैं, गिडेंस, एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स ने बताया कि एक कॉमन इंटरेस्ट के बेस्ड पे एक कलेक्टिव एक्शंस होते हैं जो कि एक समुदाय की तरह प्रशासनिक क्षेत्र से बाहर होते हैं और नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। तो मॉडर्न सोशलिस्ट में एंथनी गिडिंग्स ने इसी चीज को यूज करा। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि सिविल सोसाइटी क्या है। जैसे कि आपका एनजीओ होता है,
आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, सोशल मूवमेंट होते हैं, वो किस लिए कार्य करते हैं? क्या उनका कोई प्रॉफिट होता है? नहीं होता है। वो किस लिए कार्य करते हैं? सामाजिक भलाई के लिए, सामाजिक उपयोगिता के लिए जो भी संस्थाएं कार्य करती हैं, जो कि राजनीतिक नहीं होती हैं, फिर भी वो राजनीतिक भूमिकाएं निभाती हैं, तो उनको आप कह सकते हो कि वो नागरिक समाज है। नागरिक समाज कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो टोटल सोशल इंटरेस्ट से निकल करके आता है, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो निकल करके आता है समाज से ही। इसका महत्व क्या होता है? तो सिविल सोसाइटी कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से मिल करके जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनको उठाती है और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। आपके जितने भी मूवमेंट होते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक हित के जितने भी मुद्दे हैं उनको हल किया जाए। आपके जितने भी एनजीओ होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनका मुख्य मकसद यही होता है कि समाज में जितनी समस्याएं हैं, जितने सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हल किया जाए, जो कि राज्य नहीं कर पा रहा है। तो इसका महत्व यही होता है कि ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सामूहिक उपयोगिता के मुद्दों को उठाता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये थी आज की वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही बनाऊंगी मैं, उसमें भी काफी यूजफुल चीजें आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, स्टडी करते रहिए अच्छे से और अपने जेआरएफ को अच्छे से इजीली अचीव करिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।